चलें, आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका स्केल, जिसका पैमाना समझना ही मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम की। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिंबल है नेशनल एम्बिशन का, जबरदस्त इंजीनियरिंग स्किल्स का, और इस बात का सबूत है कि इंसान कुदरत को भी बदलने की ताकत रखता है। तो शुरुआत एक हैरान कर देने वाली बात से करते हैं। एक इंसान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर इतना बड़ा कि उसने असल में हमारी ज़मीन की रोटेशन को, उसके घूमने की रफ्तार को हल्का सा सुस्त कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने हमारे प्लैनेट की फिजिक्स पर एक छोटा सा मगर नापा जा सकने वाला असर डाला है। और यही बात इस प्रोजेक्ट के ज़बरदस्त स्केल को फ़ौरन ज़ाहिर कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा डैम बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और एशिया के सबसे लंबे दरिया यंगसी की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा दरिया जो हजारों सालों से चीन के लिए जिंदगी भी था और मौत भी। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये यांगसी दरिया के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग से हासिल किया गया सुकून और कंट्रोल, और दूसरी तरफ कुदरत का वो कहर जिस पर कोई काबू ना था। देखें, यांगसी दरिया लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन था, उनकी जिंदगी का जरिया था। लेकिन सदियों तक यही दरिया बार बार तबाहकुन सैलाबों का सबब भी बनता रहा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाता था। और ये जो नंबर्स हैं, ये वाकई दिल दहला देने वाले हैं। सिर्फ 1931 में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, फिर 1954 में 30,000 से ऊपर, और अभी हाल ही में 1999 में भी 3,000 से ज़्यादा जानें चली गईं। जब आप इन नंबर्स को देखते हैं, तब समझ आता है कि इस दरिया की ताकत को कंट्रोल करना चीन के लिए एक नेशनल प्रायोरिटी, एक मजबूरी क्यों बन गया था। तो यहाँ एक बहुत अहम बात है, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक नहीं था, इसके दो बड़े चैलेंज थे। एक तरफ 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को सैलाब से बचाना, और दूसरी तरफ चीन उस वक्त तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, उसे एनर्जी चाहिए थी। तो दूसरा मकसद था कोयले पर डिपेंडेंसी कम करके साफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा नया सोर्स बनाना। अच्छा, तो अब इसकी इंजीनियरिंग साइड पर आते हैं। इन दो चैलेंजेस को, सैलाब और एनर्जी, सॉल्व करने के लिए जिस लेवल की इंजीनियरिंग लगी वो वाकई हैरान कर देने वाली है। ये सिर्फ एक दीवार खड़ी करने जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कुदरत की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक को पूरी तरह रीअरेंज करने जैसा था। तो ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इसको हम 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले दरिया का रुख ही मोड़ देना, सोचें। फिर बुनियाद के लिए चट्टान तक खुदाई करना। उसके बाद लाखों क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालने का जाइंटिक काम, और आखिर में वो टर्बाइन्स इंस्टॉल करना जिन्होंने बिजली बनानी थी। और सुनिए, इनमें से हर एक स्टेप अपने आप में एक पहाड़ जैसा चैलेंज था। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना है ना, तो जरा इस बात पर गौर करें। इंजीनियर्स को जिस पानी के बहाव को कंट्रोल करना था, वो 50 नियाग्रा फॉल्स की मिलीजुली ताकत के बराबर था। जस्ट इमेजिन, एक ही वक्त में 50 नियाग्रा फॉल्स को रोकना, ये ऐसी ताकत है जिसका तस्वर करना भी मुश्किल है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रेशन हीट। सिंपल लफ्जों में, जब आप इतना ज्यादा कंक्रीट 28 मिलियन क्यूबिक मीटर एक साथ डालते हैं, तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। और अगर इस गर्मी को कंट्रोल ना किया जाए, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से ही कमजोर कर सकती है, जिससे खतरनाक क्रैक्स पड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? यहाँ इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखें। उन्होंने कंक्रीट को पतली लेयर्स में डाला, फिर उसके अंदर पाइपों का एक पूरा जाल बिछाया जिसमें ठंडा पानी सर्कुलेट करता रहता था, कोर को ठंडा रखने के लिए। और इसके साथ हजारों सेंसर्स लगा दिए जो रियल टाइम में टेम्परेचर और प्रेशर मॉनिटर कर रहे थे। इस सब ने डैम को एक जिंदा स्ट्रक्चर बना दिया जो खुद को एडजस्ट कर सकता था। ब्रिलियंट। चलें, अब कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डैम का मेन मकसद यानी बिजली पैदा करना वो कैसे पूरा हुआ, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्केल पर। क्योंकि बात सिर्फ पानी रोकने की नहीं थी, असल काम उसकी ताकत को इस्तेमाल करने का था। 22,500 मेगावाट्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये इस डैम को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाता है।
यह हर साल इतनी बिजली पैदा करता है, अरबों किलोवाट आवर्स, कि पूरे ईस्टर्न चाइना की एनर्जी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। काफ़ी है ना? लेकिन इतनी पावर आती कहाँ से है? इसके पीछे हैं 32 टर्बाइन्स, और हर एक टर्बाइन का वजन पता है कितना? 6000 टन। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ऐसे सोचें कि हर एक टर्बाइन एक 15 मंजिला इमारत जितनी भारी है। ये मशीनें वाकई इंजीनियरिंग के मास्टरपीसेस हैं, जिन्हें मिलीमीटर की एक्यूरेसी से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये दरिया के बहाव से ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें। देखिए, इतनी बिजली पैदा कर लेना एक बात है, लेकिन इसे वहां तक पहुंचाना जहां इसकी ज़रूरत है, ये एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। और यहीं पे काम आती है HVDC टेक्नोलॉजी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। आप इन ट्रांसमिशन लाइंस को एक एनर्जी हाईवे समझ लें। ये इस डैम की ज़बरदस्त पावर को बहुत कम लॉस के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक ले जाती हैं और पूरे के पूरे इलाकों को रोशन कर देती हैं। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की, हर अजीम काम की एक कीमत होती है। तो अब हम कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और एक बैलेंस्ड व्यू लेने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं उस प्रोजेक्ट के उन नतायज की जिन पर बहुत बहस हुई और जो आज भी कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। तो यहाँ तस्वीर के दो रुख हैं, प्रॉमिस वर्सेस प्राइस। एक तरफ वादे हैं, साफ सुथरी एनर्जी, सैलाबों से हिफाजत, सेफ ट्रांसपोर्ट, और दूसरी तरफ है उसकी कीमत। 13 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, और यहाँ तक कि ज़मीन में ज़लज़लों का खतरा बढ़ गया। इन्वायरमेंट पर इसके असरात ख़ास तौर पर शदीद थे। वो ज़रख़ीज़ मिट्टी जो हज़ारों सालों से खेती बाड़ी को सींचती थी, वो अब डैम के पीछे फंसकर रह गई है। मछलियों के माइग्रेशन के रास्ते बंद हो गए, और शायद सबसे अफसोसनाक, यांगसी रिवर डॉल्फिन, जो इस इलाके की एक पहचान थी, अब माना जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमेशा के लिए ख़त्म। ये एक दर्दनाक मिसाल है कि इकोसिस्टम पर इसका कितना गहरा और ना मिटने वाला असर पड़ा। तो आज इस डैम का स्टेटस क्या है? चलें देखते हैं कि ये अब कहाँ खड़ा है, एक नेशनल सिंबल के तौर पर इसका असर क्या रहा है, और इसने आने वाले वक्त के लिए कौन से रास्ते खोले हैं। हमेशा से एक बड़ा सवाल इसकी सेफ्टी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का रहा है। लेकिन साइंटिफिक मॉनिटरिंग का डेटा क्या कहता है? डेटा ये बताता है कि इतने सालों के बाद डैम की बुनियाद में जो थोड़ी बहुत हरकत थी वो अब स्टेबलाइज हो चुकी है, रुक चुकी है, और ये अपने डिज़ाइन के लिमिट्स के अंदर बिल्कुल महफूज है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थ्री गोर्जस डैम मंजिल नहीं थी, ये तो चीन की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी में एक बहुत अहम माइलस्टोन था। एक तरह की टेस्टिंग ग्राउंड, एक लेबॉरेटरी जिसने इंजीनियर्स को इतने बड़े स्केल पर काम करने का वो तजर्बा दिया जो पहले कभी मुमकिन न था, और इसी तजुर्बे ने आगे इससे भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का रास्ता बनाया। तो अगली छलांग क्या है? इसका नाम है यारलुंग ज़ेंगबो। ये प्रोजेक्ट हिमालय में है, और ये कोई नॉर्मल सतह पर बना हुआ डैम नहीं होगा, बल्कि ये पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोदकर बिजली पैदा करेगा। और इसकी पोटेंशियल कैपेसिटी 3 गॉर्जेस से 3 गुना ज़्यादा। जो सबक हाइड्रेशन, हीट जैसे चैलेंजेस से सीखे गए थे, अब वही सबक इससे भी बड़े, इससे भी एम्बिशियस गोल्स को मुमकिन बना रहे हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, तरक्की को रफ्तार दे सकते हैं, और लाखों लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एम्बिशन और इसके नताइज के दरमियान, इंसानी और माहौलियाती कीमत के दरमियान सही बैलेंस कैसे कायम किया जाए? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।